सही। से आपको दिखे अच्छे से। क्वेश्चन को दिखाने के लिए इसको हम एक ब्रैकेट में बंद कर रहे हैं। ये हमारा सवाल है जो आपको दिख रहा होगा। तो इस सवाल को हम देखते हैं। इस सवाल को कहिए तो बड़ा कर दूं, ज़रूरत तो नहीं है। ये सवाल जो है कहता है कि सवाल अपना ये था, इस सवाल को हमें विस्थापन विधि से हल करना है। विस्थापन विधि, तो इसे हमें विस्थापन विधि से हल करना है। देखने में ज़रा थोड़ा सा टेढ़ा दिख रहा है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। सवाल जो भी हो, जैसा भी हो, हमें प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और प्रतिस्थापन विधि आपको अच्छे तरह से आती है। तो हम प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हल करने की कोशिश करेंगे। √3, √3, √2, √3, √8 से आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको हम सिंपली जैसा करते हैं वैसे ही करेंगे, लेकिन अब इसको थोड़ा फ्रेश नए पेज में लिख लेते हैं। इसको नए पेज में लिखने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा एक बार फिर से देख लेते हैं, याद आ जाए। √2x + 3y, ठीक है। √2x + √3y = 0। ये हमारा पहला सवाल है। लाइटिंग की दिक्कत है, लाइट ज़्यादा हो रही है। हमारा दूसरा सवाल है, ये दूसरा समीकरण है, √3x - √8y = 0। तो ये अध्याय 3 का तीसरा सवाल है और इसमें चूंकि बार बार रूट ऑफ आ रहा है तो इसको रूट ऑफ को लेकर के घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसको सिंपली हमें प्रतिस्थापन से हल करेंगे, बहुत सिंपली इजी तरीके से हल हो जाएगा। कुछ एग्जामिनर्स ऐसे होते हैं जिन्हें टेढ़े सवाल देने में मज़ा आता है, बच्चों को परेशान करने में। इस तरह के सवाल बहुत पूछे जाते हैं जो देखने में तो हैं तो बहुत सिंपल और बहुत ही सरल, 2 मिनट में हल होगा, पर देखने में थोड़ा डरावना लगता है। तो ऐसे में कुछ एग्जामिनर क्या करते हैं कि अच्छे बच्चों की पहचान करने के लिए जो आत्मबल वाले होते हैं ऐसे सवाल दे देते हैं। कमज़ोर बच्चा इस पर टच ही नहीं करेगा, हटाओ, कौन दिमाग ख़राब, कौन समय लगाएगा। लेकिन ऐसा है नहीं भाई, तरीका तो वही है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। प्रतिस्थापन आपको आता है, प्रतिस्थापन विधि से हम आगे बढ़ेंगे। इस सवाल में जो सबसे समझने वाली चीज़ है वो ये है कि कहीं भी जो रूट ऑफ दिया हुआ है ना, जैसे तो रूट, उसको हमें ये समझना है कि जैसे ये रूट ऑफ दिया हुआ है तो केवल √2 में है, x में नहीं है। और यहाँ जो ये √3 है वो केवल 3 में है, y में नहीं है। और यहाँ दूसरे समीकरण का जो ये 3x है, √3 है, ये केवल 3 तक है। और यहाँ भी ये रूट जो है केवल और केवल 8 तक सीमित है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से यदि हम मिस्टेक करते हैं तो फिर हल संभव नहीं होगा, इसलिए कि रूट जो है आपके डिजिट के ऊपर है, ये एक लंबा होगा। यदि ये सर रूट होता ना, यदि रूट आप दोनों में होता तो ये लंबा होता, ये लंबा होता और ये पूरे को कवर करता, लेकिन ऐसा नहीं है। आप किताब में ठीक से देखेंगे तो रूट ऑफ जो है 2, 3 या 8 के ऊपर ख़त्म हो रहा है। ये रूट पूरे में नहीं है, रूट केवल हमारे जो अचर राशियां हैं, जो हमारे x और y के गुणांक हैं, ये रूट ऑफ उन तक सीमित है।
तो देख लेते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, कलर बदल लेते हैं। इस आइटम को यहाँ से हटा देंगे और बराबर के उस पार ले जाएंगे। आइटम को, इस वाले आइटम को यहाँ से उठा लेंगे और बराबर के उधर ले जाएंगे। तो अभी ले लेते हैं ना, क्या दिक्कत है। हमने इधर लिखा बराबर, ये बराबर, ये बराबर, ये जीरो, ये जीरो, और इस वाले आइटम को उठा लिया और इधर लाए। तो ये हो गया रूट ऑफ 2x। धनात्मक था, ऋणात्मक हो गया। रूट तो रूट ही रहेगा, x ही रहेगा। हम यहाँ से ये बराबर जीरो इसको उठाते हैं, ले जाकर यहाँ रख लेते हैं। तब यदि इस पूरे समीकरण से ये गायब हो गया, केवल इतना बचा जो आप दिख रहे, तो केवल ये बचेगा, यानी रूट ऑफ 3y। इतनी बात तो बिल्कुल ही बड़ी इजी है, समझ में आई होगी कि हमारा इतना बड़ा समीकरण था। इस वाले भाग को हमने हटा दिया, जब हटा दिया तो बचा क्या, ये बचा 3y बराबर 0। लेकिन ये कहीं गया थोड़ी है। इसको उठाकर इस वाले जीरो के बगल में 2x रूट 2x में यहाँ रख दिया है। ये जीरो था, ये जीरो है। अब ये धन था, उधर जाकर ऋण हो गया है। अब हमें रूट 3y से y का मान निकालना है। y बराबर, ये जो कहते हैं वही रहेगा, माइनस रूट ऑफ 2x ही रहेगा, है ना। और ये 3y इसके यहाँ डिवाइड हो जाएगा। तो हमारा ये y का मान आ गया। अब मेरा y का मान आ गया इतना, ये हो गया हमारा y का मान। अब इस y के मान से y गायब है, x है। ये इसको ध्यान से आप देखें तो पाएंगे कि ये हमारा रूट 2x है। अब ये हमारा y का मान आ गया। एक हमारा एक काल्पनिक मान है, वो रियल मान नहीं है, इसलिए तो भाई इसमें खुद वेरिएबल घुसा हुआ, x का मान ही नहीं पता है, तो ये क्लियर कैसे होगा कि y मान क्या है। लेकिन y किस वैल्यू में, से में y नहीं है, ये x है। अब हम किसी समीकरण में जब y की जगह इसको लिख देंगे तो यहाँ भी x है, और ये y की जगह हमने ये लिख दिया रूट 2 अपान रूट 3x। तो इस पूरे समीकरण से y गायब हो गया, x अकेले बचता है, तो हम उसका मान निकाल लेंगे। तो देखते हैं, अगला समीकरण लिख लेते हैं नीचे वाले। तो यहाँ हम जगह बना रहे हैं अगला समीकरण लाने के लिए, क्योंकि अपने पास थोड़ी सी जगह की दिक्कत है। तो कलम लाल ले लो। अगला हमारा सवाल था रूट ऑफ 3x माइनस 8 रूट ऑफ 8y इज इक्वल टू 0। ये हमारा समीकरण नंबर 2 था। तो इस समीकरण नंबर 2 में हमें y का मान रखना है। तो y का मान हमें इसकी भी ज़रूरत नहीं है ना, तो चलो इसको भी हटा देते हैं। ये भी हट गया। अब जो है ये हमारा दूसरा समीकरण है। दूसरे समीकरण में जो पहले समीकरण से हम y का मान लाए हैं, ये वाला y की जगह रख देंगे, बाकी पूरा जो को त्यों हम उतारेंगे। तो देखते हैं, ये रूट 3x ये जो को त्यों प्लस नहीं है, ये माइनस है, ध्यान देना पड़ेगा, माइनस रूट ऑफ 8, फिर रूट ऑफ 8 और y में मल्टीप्लिकेशन किया हुआ है। अब y की वैल्यू ये है, तो थोड़ा सा माइनस रूट 2x अपान रूट ऑफ 3। ये हमने क्या किया है कि दूसरे वाले समीकरण में y का मान अब हम प्रतिस्थापित करना, स्थापित करना, रखने को ही सम्मानजनक भाषा में स्थापित करना कहते हैं। मूर्ति की स्थापना होती है, लेकिन मूर्तन तो रखते हैं ना। तो चूंकि हम पहले वाले समीकरण से y का एक काल्पनिक मान, आभासी मान उठाया और दूसरे वाले समीकरण में स्थापित कर दिया, तो नाम बन गया विधि, ये प्रतिस्थापन विधि। तो ये हमारा सूत्र है। अब इसको हम आगे हल करने, सिंपल सी गणित के नियमों का पालन करते हुए हल कर लेते हैं। रूट 3x तो यही रहेगा, इसमें कुछ होना ही नहीं है। ये हमारा रूट 3x तो रूट 3 ही रहेगा। यहाँ होगा जो होगा, देखिएगा, ये ऋण है और गुणे
ये वाला भाग ये भी ऋण है, तो आपको पता है ऋण में जब ऋण का हम गुणा करते हैं तो धन हो जाता है। तो पहला तो ये हुआ धन। दूसरा √8, √8 को आप ऐसा लिख सकते हो, इसको हम लिख सकते हैं √4 × 2, है ना, 2 चौको 8। और आगे जो है ऋण ऋण ख़त्म हो गया, ये ऋण ख़त्म हो गया, मल्टीप्लिकेशन किया तो अब ये ऋण चिन्ह ख़त्म हो गया है और ये इससे जुड़ गया। तो ऊपर हम क्या पाते हैं, यहाँ लिख लेते हैं √2x अपॉन √3। अब यहाँ देखिएगा √3x प्लस, तो प्लस देखिएगा √4 को हम कह सकते हैं क्या, √4 को हम कह सकते हैं, इस 4 को हम कह सकते हैं 2 की घात 2, 4 तो 4 2 की घात 2, 2 × 2 यानी 4, तो 2 को हम 2 की घात 2 कर सकते हैं। तो √2 यानी 2, √4 2 हो गया। और ये जो 2 है तो यहाँ थोड़ा सा गलत हुआ है, ये रूट इसमें भी है, इसमें भी है, ये अंदर वाला ये √4 में भी है, 2 में भी है, क्योंकि 8 से ये दोनों निकले हैं। तो ये √2 और ये √2 ये मिल करके वापस फिर से 2 बन गया। और ये हमारा बटे में आया है, इसको ध्यान में रखना है। यहाँ जगह की कमी की वजह से ये आ रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे इसके आगे लिखा है, तो नहीं। और इसके बाद अपना ये x, तो x, तो ये चीज़ सेपरेट है, इसको हम ध्यान रखेंगे। ये तो इसके बटे की चीज़ है, तो हम इसको लिखेंगे अब √3x प्लस 2 2 4 4x ये √3 है, ये √8 है, ये नीचे है, ये हमारा ऊपर है, ये नीचे है। तो प्लस अपॉन √3 इज इक्वल टू, ये सब बराबर में 0 था। ये कहाँ से मामला बिगड़ा है, बराबर ये √3x 8x 1 2, और यहाँ हमने 0 नहीं लिखा, तो यहाँ बराबर 0 नहीं लिखा था, तो यहाँ बराबर भी जो है तो हमें 0 लिखना होगा। तो है पूरे में √3 इंटू √3 इंटू √3, इसको कैंसिल करने के लिए हमें पूरे में √3 का गुणा कर देंगे, तो क्या होगा, पूरा कैंसिल हो जाएगा। हम इसमें जब हम किसी समीकरण में दोनों तरफ एक ही संख्या का गुणा कर देते हैं तो उसके वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो √3 हम पूरे में गुणा कर दिया, तो √3 और √3, ये जो हो गया हमारा, ये हो गया हमारा 3x √3 3 हो गया, x हो गया, प्लस हो गया, और ये कट गया, और ये भी 0 में मल्टीप्लिकेशन होने के कारण ये भी बराबर पूरा 0 हो गया। तो हमारा नीचे बचता क्या है, मैं ऊपर लिख लेता हूँ। अब ऊपर वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, लिख लेता हूँ ऊपर। तो अब यहाँ ये हो जाता है, ये 3x प्लस 4x इज इक्वल टू 0। नीचे वाली चीज़ की ज़रूरत नहीं है, अब इसको हम मिटा सकते हैं। अब इसे हम लिख सकते हैं 3x 4x 7x बराबर 0, तो x बराबर 0, 4 3 7x बराबर 0, तो 7x बराबर 0, तो x बराबर 0। x बराबर 0 को आप किसी भी तरह से समझ लो, चाहे आप ऐसा समझ लो कि 7x जो है 7 गुणे x इक्वल टू 0 है, तो 7 का इसमें गुणा है, तो x बराबर हो गया, तो जब इधर गया तो 0/7 हो गया, तो भी ये 0 ही है।
आप 0 को 7 से डिवाइड करोगे तो 0 के टुकड़े करोगे तो 0 ही तो रहेगा। पहला ये भी हो सकता है। और दूसरा एक और विधि हो सकती है जिसको आप समझ सकते हो, वो ये कहती है कि यदि किन्हीं दो चीज़ों का गुणनफल 7 इंटू एक्स बराबर यदि 0 है, यदि किन्हीं दो चीज़ों का गुणनफल 0 है, अभी आगे ये आपको बहुत काम आएगा, आगे जो हम बताने जा रहे हैं, जब आगे समीकरण आप हल करेंगे तब ये आपको बहुत काम आएगा। ये जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जब दो चीज़ों का गुणनफल 0 है तो निश्चित है कि दो में से कोई एक संख्या 0 है। क्यों? जब हम किसी संख्या में 0 का गुणा करते हैं तो पूरी संख्या 0 हो जाती है। तो आपको पता है कि 7 तो 7 है, 7 की वैल्यू 7 है, 7 तो 0 है नहीं, x का हमें पता नहीं, लेकिन x का गुणा जब हम 7 में कर देते हैं तो सब कुछ 0 हो जाता है। तो मतलब ये x ही है 0। तो इस तरीके से हमें पहले समीकरण से हमें जो है x का मान आ गया, x का मान हो गया 0। अब x के मान को हम किसी भी समीकरण पर 1 नंबर या 2 नंबर कहीं भी लिख देंगे तो हमें y का मान आ जाएगा। तो y का मान देखने के लिए हम करते हैं, जिसे हमारा पहला समीकरण था √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0 था। तो बहुत साफ सुथरा और अच्छा लिखने की ज़रूरत है। √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। x का मान मुझे मिल गया, √2 मल्टीप्लिकेशन इंटू 0 प्लस √3y इज इक्वल टू 0। अब आप किसी संख्या में जब आप 0 का गुणा करते हैं, इसको देखिए, जबकि 0 का गुणा 2x में हो गया तो पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया, 0 हो गया प्लस √3y इज इक्वल टू 0। तो √3y इज इक्वल टू 0, तो y बराबर आल्सो 0। तो ये बहुत सरल, बहुत कठिन नहीं था, इसमें हमने कुछ भी नहीं किया। अन्य सवालों की तुलना में आपका ये √2 वाला सवाल बहुत ही जल्दी हल हुआ है। इसमें हमें केवल ये देखना होता है कि √2x में रूट केवल 2 में है। इसके बाद सिंपली आप करते जाओ तो निश्चित तौर पर आप सरलता से इसको हल कर पाओगे। तो अगला सवाल देख लेते हैं। तो ये हमारा पहला सवाल था। अभी हम देखते हैं इसको। इसमें भी थोड़ा टेढ़ा टेढ़ा दिख रहा है, ये सब पूरा भिन्न के रूप में है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये भिन्न रूप वाला जो समीकरण है, जिसको यदि आप भिन्न जैसा दिख रहा है तो आप भिन्न के ये भिन्न जो है ना, तो भिन्न वाले तरीके से ही ये सरल होगा। जैसे ही आप 2 और 3 का एलसीएम ले करके इसको केवल इतना बराबर किधर वाले को जोड़ेंगे तो इसका जो हल है, यानी हर जो है नीचे वाला है, वो गायब हो जाएगा, भिन्न नहीं रह जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको थोड़ा सा हम याद करेंगे और नेक्स्ट में लाते हैं। 3x 5s to 3, 3x 5y, 3x upon 2 minus 5y upon 3, 3x upon 2 minus 5y upon 3, 3x upon 2, 3x upon 2 बराबर माइनस 5y upon 3, 5y upon 3 बराबर -2, बराबर -2। तो ये समीकरण है
दो समीकरण हैं, दो से उनका पेयर होगा जिन्हें हम प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए क्योंकि भिन्न के रूप में है तो इसको हम थोड़ा सा साधारण बना लेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। भिन्न जैसा दिख रहा है तो भिन्न के जैसा ही इसको हल भी किया जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो आपको अब इसको हल करने के लिए क्या करना है, केवल बराबर के इधर इतना बराबर के -2 पर हमें नहीं जाना है, केवल और केवल इतना बराबर के इधर जो हमारे दो भिन्न दिख रहे हैं इनको हम भिन्न के तरीके से योग कर लेंगे जैसा भिन्न में करते हैं। तो देखिए 2 तिहाई 6, इनका एलसीएम क्या हो गया, 2 तिहाई 6 हो गया। 2 तिहाई 6, 3 त्रिका 9, तो लिख लो यहाँ 9 माइनस तो माइनस, 3 दूनी 6, 2 पंचे 10। ये अपना हल हो गया। अब इसमें कुछ होना ही नहीं, जो कोई संख्याएं तो आपस में जुड़ेगी। 9x और इधर तो हमने गलती कर दिया है, y होना चाहिए था। तो अब ये जो है ये बराबर हो गया -2 के। अब एक काम कर सकते हैं, इस 6 को आप उधर ले जाओ तो हमारा ये क्या निकलेगा, अब ये हमारा निकल के आ रहा है 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। अब ये पूरा समीकरण हमारा 9x माइनस 10y बराबर 12 हो गया। क्यों, ये 6 हमारा जो है जब उधर गया 6 दूनी 12 हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब इसको ऊपर से हटा लेते हैं और हमारा जो ये सिंपल समीकरण आया है उसको लिख लेते हैं ऊपर। 9x माइनस 10y इज इक्वल टू -12। ये हमारा पहला समीकरण जो हमारा भिन्न के रूप में था बहुत इजी तरीके से नॉर्मल उसमें बदल गया है। अब जो है इसको जो है इसको हटा देते हैं। इसको हटाने के बाद अब दूसरा वाला समीकरण भी देख लेते हैं, उसको भी ऐसे कर लेते हैं। x बाई 3 2, x बाई 3 2